बेटा डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है बेटा जो जीन के लेवल पर एग्जिस्ट करती है। दो पैटर्न होती है बेटा बायोडाइवर्सिटी की, एक होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक होता है एरिया। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो टेम्परेट हिस्सा है यहाँ पर समय समय पर बेटा ग्लेशियर बनते रहते हैं। जब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बनाओगे तो इसकी वैल्यू z की 0.1 से 0.2 ही आएगी। कहते हैं बेटा जितना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतना इकोसिस्टम हमारा स्टेबल होता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम बेटा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा माइंड मैप सीरीज में अपना फाइनल लेक्चर, ecology का final chapter, that is biodiversity and conservation. So what we do in the mind map series, everyone know कि हम NCERT की जो बातें हैं उसकी माइंड मैपिंग करते हैं कि क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। फटाक से कम टाइम में हम एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं, तो यही कोशिश होगी हमारी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए भी। बहुत छोटा सा चैप्टर वैसे भी एनसीईआरटी का है, तो इसको रिवाइज करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका हम फटाफट करा देंगे क्विक रिवीजन, जिससे बच्चों को जब भी रिवाइज करना हो अपने एग्जाम से पहले इससे यूजफुल वीडियो क्या होगा उनके लिए, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। इस चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। पहली बात तो अगर आपसे कोई पूछे बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बेटा डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी। जैसे अपने आसपास आप देखो तो क्या हम इकलौते स्पीशीज है जो आपको दिखाई देंगे चारों तरफ? नहीं, आपको विभिन्न प्रकार के स्पीशीज दिखाई देते हैं। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को तो वैरायटी बोल रहे हैं, इन्हीं को तो वेरिएबिलिटी कह रहे हैं और इन्हीं को डाइवर्सिटी कहते हैं। किसकी डाइवर्सिटी है बेटा? बायो वर्ड किसके लिए? लाइफ की। देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो आपको इस प्लैनेट अर्थ पर दिखाई देता है, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। और ये जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है बेटा, इसमें से बहुत लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट हो रही हैं और बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स एक्सटिंक्ट होने के कगार पर। जैसे बेटा वल्चर, मम्मी पापा लोगों से पूछना, उन्होंने वल्चर देखी होगी, दादा दादी लोगों ने देखी होगी, बट हम नहीं देखते इतने वल्चर, बहुत कम दिखाई देते, बिकॉज दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड का मतलब होता है उनको डेंजर है एक्सटिंक्ट होने का। आने वाले कुछ साल में हो सकता है हम जो थोड़ा बहुत देख भी पा रहे हैं ना कहीं किसी इलाके में, वो दिखाई ही ना दे, वो परमानेंटली विलुप्त हो जाएं, एक्सटिंक्ट हो जाएं। इसी वजह से ये नीड है बेटा कि जो हमारे यहाँ के लाइफ फॉर्म्स हैं, जो इस प्लैनेट अर्थ के लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको बचाया जाए, उनको कंजर्व किया जाए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पैटर्न्स, कहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, ट्रॉपिक्स में, टेम्परेट में, इक्वेटर पर क्या रोल है, ये सब तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर इतने प्रकार के स्पीशीज हमारे इस अर्थ पर है तो अर्थ को क्या बेनिफिट है, हमें इन रिटर्न क्या बेनिफिट है, और अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली वी गोना डिस्कस कि हमें इसको बचाना कैसे है, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उससे हम बचे कैसे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेटा आपको इस चैप्टर के लिए ना एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू इज फ्रॉम द एनसीईआरटी इटसेल्फ। तो फटाफट बेटा इस वीडियो को पॉज कर लिए और दौड़ करके अपनी एनसीईआरटी को पास में रख लीजिए, बिकॉज एवरीथिंग वी हैव टू डू इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, नो एक्स्ट्रा वी हैव टू डू। वैसे भी हम एनसीईआरटी माइंड मैप कर रहे हैं, तो सारा का सारा क्वेश्चन दैट यू जो आपको आता है पेपर में, दैट इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखो बेटा आपको डिस्कस करना है 3 टाइप्स। एक है सबसे पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी वो डाइवर्सिटी होती है बेटा जो जीन के लेवल पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम एक सब स्पीशीज है, बट क्या हम सब सेम है? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, हमारे अंदर एलिलिक डिफरेंसेस है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग
है ना। तो वो किस प्रकार की डाइवर्सिटी है? जो डाइवर्सिटी जीन के लेवल पर, अलील के लेवल पर एग्जिस्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे बेटा बाजार में राइस के इतने सारे वैरायटी मिलते हैं, राइस तो एक ही स्पीशीज है ना, तो इतने वैरायटी क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उन वैरायटी में एलिलिक डिफरेंसेस हैं। आम है बेटा, आपने कितने वैरायटी सुने होंगे, सफेदा, दशहरी, अल्फांसो, और कौन सा होता है बेटा, लंगड़ा, है ना। तो इतने वैरायटी किसके? एक ही स्पीशीज के, मैंजीफेरा इंडिका के। व्हाई? बिकॉज इन वैरायटीज में लिलिक डिफरेंसेस है। दैट इज व्हाई आपको इतने वैरायटी ऑफ मैंगो और राइस अवेलेबल है। तो ये जो राइस कितने वैरायटी है, मैंगो कितने वैरायटी हैं, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा जेनेटिक डाइवर्सिटी के। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है बेटा? एक ही सिंगल स्पीशीज, दे शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। जो जेनेटिक वेरिएशन होता है बेटा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है राउवोल्फिया वॉमिटेरिया। ये बेटा डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में मिलता है और इनसे एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बहुत पोटेंशियल केमिकल है, रेस्परीन। ठीक है, ये इसका अमाउंट वेरी करता रहता है। अगर कोई एक राउवोल्फिया वॉमिटेरिया से केमिकल निकाल रहे हो तो ये अमाउंट किस पर वेरी कर रहा है? जहां पर वो प्लांट मिल रहा है। तो इनकी पोटेंशियल वेरी करती है, अमाउंट भी इस केमिकल का वेरी करता है, देन दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ दैट मेडिसिनल प्लांट। तो ऐसा सब क्या है बेटा? ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जेनेटिक डाइवर्सिटी एक्सप्लेन कर रहा है। देखो, राउवोल्फिया वॉमिटेरिया जो डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में ग्रो करते हैं, माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल, एंड कॉन्सेंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ द एक्टिव केमिकल, दैट इज रेसरपीन या रेसरपाइन, जो राउवोल्फिया वॉमिटेरिया का प्लांट प्रोड्यूस करता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसा क्यों हो रहा है? जेनेटिक लेवल में डिफरेंसेस होने की वजह से। क्योंकि आपको पता है आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो बेटा, वहां पे भी जेनेटिक इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इंडिया के पास बेटा मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स राइस के हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, और 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है वो डाइवर्सिटी, वो वैरायटी जो आती है बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट एट द स्पीशीज लेवल। जैसे एम्फीबियन के स्पीशीज हैं, अगर इनकी डाइवर्सिटी तुम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में मैच करोगे तो यू विल गेट डिफरेंट। आपको देखना एक जगह का स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू डिफरेंट प्लेसेस। तो देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है एट स्पीशीज लेवल को, उसको स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो वेस्टर्न घाट है हमारे इंडिया के, उनके पास ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है देन द ईस्टर्न घाट्स। एम्फीबियंस में फ्रॉग, बहुत सारी चीजें आ गई। जब तुम उनका डाइवर्सिटी चेक करते हो, डाइवर्सिटी में बेटा वैरायटी भी आ गई है ना, स्पीशीज रिचनेस भी आ जाता है। तो कहाँ पर एम्फीबियन जो स्पीशीज होते हैं वो रिच होते हैं, तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ डाइवर्सिटी होती है बेटा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम के लेवल पर एग्जिस्ट करती है, कम्युनिटी के लेवल पर एग्जिस्ट करती है, हम उसको इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे इंडिया, एक कंट्री को तुम्हें कंपेयर करो, इंडिया के पास बेटा रिवर भी है, डेल्टा भी है, सुंदरबंस भी है, मैंग्रोव्स भी है, तुम्हारा डेजर्ट भी है, हिमालयन रेंजेस भी है, एस्चुरीज भी है, मेडोज मतलब कोनिकल ट्रीज वाले ग्रुप भी है। तो सोचो एक इंडिया एज अ कंट्री के पास कितना सारा इकोसिस्टम है, कितना वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम है। इसीलिए इंडिया एज अ कंट्री इज अ रिच इन वेरियस इकोसिस्टम। तो हम कह सकते हैं इंडिया का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी दूसरे बाकी कंट्री से काफी अच्छा है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, जब हम इकोसिस्टम लेवल पर कंपेयर करते हैं, ठीक है, ऑल एट द इकोसिस्टम लेवल, इंडिया का फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तो इनके पास डेजर्ट भी है, हमारे पास रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव्स भी है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स भी होता है हमारे पास, एस्चुरीज भी। एस्चुरीज बेटा वो बॉडी होती है जब रिवर बॉडी, जैसे हमारी गंगा है, गंगा जाकर के फिर नीचे वहां उधर मिल जाती ना बे ऑफ बंगाल वाले घाटी में, ठीक है, तो जब एक फ्रेश वाटर ओशन वाटर से मिलता है तो जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, जब वो फ्रेश और सी वाटर मिलते हैं तो जो ट्रांजिशन जोन होता है ना बेटा, दैट इज हाईली प्रोडक्टिव जोन, उसको एस्चुरीज कहते हैं। तो हमारे पास एस्चुरीज भी हैं, हमारे पास एल्पाइन मेडोज भी हैं, ये ऐसे ऐसे जो पहाड़ों पर कोनिकल ट्रीज मिलते हैं उनको
अल्पाइन मेडोज कहते हैं। तो देखो इंडिया कितनी रिच है, इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया के पास ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। और वैसे भी बेटा इंडिया का ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिक्स में लाई करता है, और अभी आपने पढ़ा होगा, हम रिवाइज भी करेंगे कि ट्रॉपिक्स ज्यादा रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज होते हैं। तो इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे को कंपेयर करो तो नॉर्वे के पास इतना सामान नहीं मिलेगा जितना सामान इकोसिस्टम वाला हमारे पास मिलता है। ठीक है, कोई भी दूसरी टेम्परेट कंट्री ले लो, ठीक है, टेम्परेट कंट्री के पास इतना वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम नहीं मिलेगा जितना हमारे पास मिलता है। तो जब किसी दो जगह के इकोसिस्टम को कंपेयर करते हो जिसका बेहतर वैरायटी आता है इकोसिस्टम के लेवल पर, उसको हम बोलते हैं कि उसका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। इसके बाद बेटा डाइवर्सिटी बताने के बाद एनसीईआरटी ने ये पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में ये कंपेयर कर रहे हैं किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है अपने ग्रुप में। सबसे पहला पाई चार्ट देखो इनवर्टिब्रेट्स का है, और इनवर्टिब्रेट्स में बताने की जरूरत भी नहीं है बेटा, सबसे लार्जेस्ट क्लास होती है इंसेक्टा। तो देखो कितना ज्यादा प्रपोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाय इंसेक्ट, तभी तो हम बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का होता है, और उसमें से भी जो लार्जेस्ट क्लास होती है दैट इज इंसेक्टा। उसके बाद मोलस्क, नहीं उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप है, फिर मोलस्क है, फिर क्रस्टेशियंस है। तो इनवर्टिब्रेट्स में याद रखना इंसेक्टा सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इनकी होती है। उसके बाद वर्टिब्रेट्स को कंपेयर किया है। वर्टिब्रेट्स में देखो 50% जो पाई चार्ट का है फिशेस, मतलब फिशेस बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है अमंग द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। उसके बाद आप देखोगे तो आपको बर्ड्स और रेप्टाइल, बर्ड्स दिखाई दे रहा है, बर्ड्स की डाइवर्सिटी, बर्ड्स के बाद आपको रेप्टाइल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको एम्फीबियंस एंड मैमल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे हैव कंपेयर्ड डाइवर्सिटी बिटवीन फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। इसके बाद बेटा प्लांट्स में देखो सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होते हैं, फंजाई होते हैं एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डाइवर्स फंजाई और एंजियोस्पर्म्स होते हैं। और उसके बाद एल्गी है, ठीक है, लाइकेंस बहुत कम है, मॉसेस और फर्न्स भी काफी कम है, ठीक है। तो हमने इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स और प्लांट को ऐसे एनसीईआरटी ने कंपेयर किया है। बट अगर आपसे पूछा जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप होता है इंसेक्टा, मोस्ट डाइवर्स ग्रुप। तो जब टेक्सोनॉमिक, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप को बेटा स्टडी किया जा रहा था कि कौन सबसे डाइवर्स है अपने अपने इलाके में, तो इसमें देखो बैक्टीरिया को कंसिडर नहीं किया गया। इसके जस्ट नीचे तुम्हें एक पैराग्राफ मिलेगा, मैं पढ़ रही हूं, तुम पढ़ना अपने साथ साथ। इसके जस्ट नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा कि बैक्टीरिया को देखो, जब डिफरेंट टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स को स्टडी कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे उनकी डाइवर्सिटी, तो बैक्टीरिया को नहीं लिया गया है। बैक्टीरिया को लेते ना बेटा, पहली बात तो बैक्टीरिया इतना माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, पहली बात तो इनका खुद का अकेला तुम अगर नंबर काउंट करने लगोगे ना तो मिलियंस में हो जाएगा। रॉबर्ट ने बोला था कि 7 मिलियन टोटल स्पीशीज है, और अगर हम बैक्टीरिया को ले लेना, बैक्टीरिया अकेला ही मिलियन में चला जाएगा, तो ये बहुत वेग रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा बेटा, अगर बैक्टीरिया को क्लासिफाई करना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और बैक्टीरिया तो इतने जल्दी दिखते ही नहीं है, और प्लस सारे के सारे बैक्टीरिया को तुम कल्चर भी नहीं कर सकते। जब तुम उन पे पढ़ाई नहीं कर सकते तो तुम उनको काउंट कैसे करोगे, उनकी डाइवर्सिटी कैसे बताओगे, ये दूसरा रीजन है। अगर तुम कोई और अप्रोच लेकर के बैक्टीरिया का नंबर कैलकुलेट कर भी लेते हो, बैक्टीरिया का ही नंबर मिलियंस में चला जाएगा, तो ये बहुत वेग हो जाएगा, टेक्सोनॉमिक स्टडी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए बैक्टीरिया को इनमें कंसिडर किया ही नहीं गया है। बैक्टीरिया का अलग अलग से पढ़ के बता देंगे, बट जब कंपेयर करना रहा तो इन्होंने बैक्टीरिया के अलावा सारे ग्रुप्स को मोस्टली कंपेयर स्टडी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2 पैटर्न होती है बेटा बायोडाइवर्सिटी की, एक होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और एक होता है एरिया। हमें देखना है कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कैसे बदलता है अगर लैटिट्यूड में चेंज आए। दूसरा हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कैसे बदलता है अगर तुम एरिया इंक्रीज करते हो। इन्हीं दोनों चीज पर हमारे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिसाइड होता है। तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी क्या लेती है बेटा, सबसे पहले एनसीईआरटी बताती है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या है ये देखो,
पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए हमें दो चीज पढ़नी है। एक चीज हमें पढ़नी है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, और एक चीज जो हम रिवाइज करेंगे बेटा, दैट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा? बचपन में जब ज्योग्राफी पढ़ते थे तो ऐसा अर्थ टाइप बनाते होगे कुछ, ठीक है। इस अर्थ में जो सबसे बीच वाली लाइन होती थी, सेंटर पीस, उसको क्या बोलते थे बेटा? दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर, है ना। इक्वेटर के पास वाला जो जोन होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक, ठीक है। ये नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर वाला ट्रॉपिक है और ये सदर्न हेमिस्फीयर वाला ट्रॉपिक जोन है। ट्रॉपिक के बाद क्या आता है बेटा? सब ट्रॉपिक रीजन आता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बेटा? सब ट्रॉपिक रीजन। ये सब ट्रॉपिक रीजन कहाँ का है बेटा? साउथ पोल वाला है, सदर्न हेमिस्फीयर वाला। और ये सब ट्रॉपिक जोन कहाँ का है बेटा? नदर्न हेमिस्फीयर वाला, जो नॉर्थ पोल पर लोकेटेड है, ठीक है। इसके बाद बेटा सब ट्रॉपिक के बाद क्या आता है बेटा? सब ट्रॉपिक के बाद टेम्परेट रीजन आता है। अमेरिका कनाडा टेम्परेट रीजन इसी जगह पर लोकेटेड है बेटा, अर्थ में, ठीक है। और पोल्स पे क्या आता है बेटा? पोल्स पर आता है पोलर रीजन। ये हो गया नॉर्थ पोल और नीचे वाला हो गया साउथ पोल, पोलर। यही पढ़ा होगा ना बेटा। तो ये तुम्हारा इक्वेटर है, दैट इज 0 डिग्री। जैसे जैसे हम आगे जाते रहते, जैसे 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 23 डिग्री साउथ, याद आ रहा है? ये कुछ यहाँ पर 43 डिग्री। देन ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाते तो लैटिट्यूड बड़ा होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो एनसीईआरटी कहती है जैसे जैसे तुम इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करते हो, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्या होगा बेटा? डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी या बढ़ेगी? फ्रॉम इक्वेटर टू पोल बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज होने के बहुत कारण हैं, वो तो मैं आपको बाद में रिवाइज कराऊंगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा रिच कौन होते हैं बेटा? सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहां पर मिलती है बेटा? ट्रॉपिक में। मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है ट्रॉपिक जोन में। टेम्परेट में तुम्हारी मीडियम या एवरेज डाइवर्सिटी मिलेगी, और सबसे कम बायोडाइवर्सिटी मिलती है बेटा, मिनिमम बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है कहां पर? पोल्स में, ठीक है। ये है पैटर्न, और ये पैटर्न डाइवर्सिटी का कौन डिसाइड कर रहा है? लैटिट्यूड डिसाइड कर रहा है, ठीक है। इसके बड़े सारे रीजन है बेटा, बहुत प्रूफ्स हैं ये जो ये दर्शाते हैं कि ट्रॉपिक्स में ही डाइवर्सिटी ज्यादा देखी गई है। जैसे बर्ड का कंपेयर किया गया, बर्ड्स में देखा गया कि जैसे इंडिया एक ट्रॉपिकल बेस्ड कंट्री है, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा हमारा ट्रॉपिक में लाई करता है, तो हमारे पास बर्ड की जो स्पीशीज डाइवर्सिटी देखी गई वो 1200 थी, ठीक है। अभी मैं आपको देखो एनसीईआरटी रीड कराती हूं, कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ते हैं। ये देखो, जो डाइवर्सिटी प्लांट्स एंड एनिमल्स का हम देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, ठीक है, बट शो और रैदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि लैटिट्यूड अलग अलग है और लैटिट्यूड की वजह से, चेंज होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल बीइंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूड विल बी डिसाइडिंग दी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन जनरल हम बोलते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं। इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी घट जाएगी, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक्स हम कहते हैं बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये ट्रॉपिक जोन है ना,
तो इसका लैटिट्यूड क्या होता है बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। इस पूरे जोन में आप डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा देखोगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक रीजन है, ये इक्वेटर के पास है। आपने 6th क्लास में ही पढ़ा होगा बेटा, इक्वेटर के पास होने की वजह से ट्रॉपिक्स बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं। ये मैं 6th क्लास के बच्चों की एनसीईआरटी में जो भी बुक होती है उनमें मैंने लाइन लिखी हुई, तो शायद आपने भी पढ़ी होगा। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इक्वेटर के पास सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, और सनलाइट ज्यादा आने की वजह से वहां का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ है ये चीज कि ट्रॉपिक्स जो होते हैं दे हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तभी हम कहते हैं कि ट्रॉपिक में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल कोलंबिया, कोलंबिया क्योंकि इक्वेटर के पास मिलता है, दैट मीन्स कोलंबिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसी वजह से उनके पास 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स के, ठीक है। जबकि न्यूयॉर्क एक टेम्परेट कंट्री है क्योंकि 41 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है। देखो लैटिट्यूड बढ़ रहा है, इक्वेटर से पोल की तरफ हम जा रहे हैं, तो उसके पास देखो सिर्फ 105 स्पीशीज है। और ग्रीनलैंड बेटा कहां सिचुएटेड है? 71 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये पोलर रीजन है। ग्रीनलैंड एक पोलर कंट्री है, तो देखो कितनी कम डाइवर्सिटी है। तो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है डाइवर्सिटी घटती चली जा रही है। कोलंबिया के पास 1400 स्पीशीज था कि कोलंबिया ट्रॉपिक में सिचुएटेड थी, ठीक है। और ग्रीनलैंड के पास देखो सिर्फ 56 स्पीशीज ही रह गया क्योंकि ये पोलर कंट्री है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का ज्यादातर हिस्सा बेटा कहाँ होता है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, इसीलिए इसके पास ही 1200 स्पीशीज है बर्ड का। तो ये सब एग्जाम्पल ये प्रूव करते हैं कि ट्रॉपिक्स ही रिच होती है डाइवर्सिटी में एज कंपेयर टू द टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। एक जंगल है बेटा ट्रॉपिकल रीजन में, उसका नाम है इक्वेडर। तो इक्वेडर में जो जंगल है, क्योंकि इक्वेडर एक ट्रॉपिकल कंट्री है, उसके पास 10 टाइम्स ज्यादा प्लांट्स हैं in a forest of equal area in temperate region like midwest of the USA। एक यूएसए के जंगल को और एक इक्वेडर के जंगल को कंपेयर किया गया। यूएसए एक टेम्परेट कंट्री है, इक्वेडर एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो किसके जंगल में डाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी? इक्वेडर। कितनी ज्यादा? 10 टाइम्स ज्यादा प्लांट के डाइवर्सिटी ज्यादा थी इक्वेडर में, बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री। अब देखो लार्जली एक ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है बेटा साउथ अमेरिका में। तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट बेटा इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। सबसे ज्यादा प्लांट के स्पीशीज ही वही है वहां पर, सबसे ज्यादा ये जंगल बेटा सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी रिच है क्योंकि यहाँ पर हर स्पीशीज अपने मैक्सिमम डाइवर्सिटी में है। और ये जंगल भी बेटा ट्रॉपिक में स्थित है। तो देखो ये भी एग्जाम्पल है कि वाई ट्रॉपिक्स को हम कहते हैं कि वहां पर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी दिखती है, ठीक है। ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, कितने बर्ड्स होते हैं, कितने एम्फीबियंस, ठीक है। ये आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या स्पेशल है अबाउट ट्रॉपिक्स जिसकी वजह से वहां पर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है? ऐसा क्या खास बात है वहां पर बेटा? ऐसा वहां पर क्या खास बात है ट्रॉपिक में कि वो इतने ज्यादा रिच है? तो एनसीईआरटी कहती है स्पेसिएशन। देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला रीजन जो बताया है कि वाई ट्रॉपिक्स आर रिच इन डाइवर्सिटी, तो सबसे पहला लिखा हुआ है स्पेसिएशन। proposed various hypotheses, some important ones are speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained unchanged, undisturbed for millions of years. क्या मतलब है इसका? ये देखो एनसीईआरटी कहती है बेटा कि जो स्पेसिएशन है, एनसीईआरटी कहती है बेटा स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। बेटा नया स्पीशीज एक दो दिन में तो नहीं बनेगा, कितने साल लग जाएंगे उस स्पीशीज को बनने के लिए, है ना। इवोल्यूशन ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, नया स्पीशीज ऐसे ही थोड़ी बन जाता है। स्पेसिएशन के लिए वक्त लगता है, समय लगता है।
नए स्पीशीज को बनने के लिए टाइम लगता है। अब जब नया स्पीशीज बन रहा है बेटा, उस नए स्पीशीज को एकदम शांत माहौल चाहिए, ऐसा माहौल जिसको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि डिस्टर्ब करोगे तो उनका जो बनने का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और नया स्पीशीज बन करके नहीं आएगा। और नया स्पीशीज बन करके नहीं आएगा तो हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कैसे करेगी, है ना। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो टेम्परेट हिस्सा है यहां पर समय समय पर बेटा ग्लेशियर बनते रहते हैं। समय समय पर बेटा, ये ग्लेशियर बना रही हूं, ठीक है, समय समय पर बेटा ग्लेशियर बनते रहते हैं, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। अब जैसे जैसे ग्लेशियर बन जाएगा बेटा, ग्लेशियर का बनना एक्सेसिव ठंडा माहौल, और उस ठंडे माहौल में हर स्पीशीज थोड़ी बन पाएगी। तो क्योंकि बार बार टेम्परेट रीजन पर ग्लेशियर्स बनते रहते हैं, ग्लेशिएशन होती रहती है, इसीलिए वो एरिया डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर कोई इक्का दुक्का स्पीशीज नया बन भी रहा होगा, उनका बनना भी रुक जाता है, क्योंकि वहां पर कुछ टाइम छोड़ छोड़ के बार बार ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती ही रहती है। बट ट्रॉपिक्स में इतनी इनफ अमाउंट ऑफ लाइट होती है, सूरज की किरणें इतनी स्ट्रांग होती है बेटा कि ट्रॉपिक्स में ग्लेशिएशन नहीं होता। तो जो स्पीशीज बन रहा है उसको अच्छा खासा टाइम मिलता है। ट्रॉपिक्स वाला एरिया डिस्टर्ब ही नहीं होता फिर, क्योंकि ग्लेशिएशन ही नहीं हो रही है वहां पर। तो ट्रॉपिक्स में जो स्पीशीज बन रहे हैं नए, उनको अच्छा खासा टाइम मिलता है अपने बनने के लिए, और वो उस टाइम को लेकर के बन भी जाते हैं। तो ट्रॉपिक्स में क्योंकि नए नए स्पीशीज बार बार ऐड होते चले जा रहे हैं, वहां स्पेशिएशन होते चली जा रही है, क्योंकि वहां पर इतनी फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस नहीं होती, इसीलिए ट्रॉपिकल जोन पर ज्यादा अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार के स्पीशीज यहां पर मिलते हैं रादर देन टेम्परेट, पहला रीजन। दूसरा, एनसीईआरटी कहती है कि ट्रॉपिक्स कहां पर है बेटा, ट्रॉपिक्स कहां है, ये इक्वेटर है ना, ये तुम्हारी इक्वेटर की लाइन है, क्योंकि ट्रॉपिक्स इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास बेटा बहुत सूरज की किरणें रिसीव होती हैं, तो ट्रॉपिक को भी बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है। ज्यादा सनलाइट ज्यादा प्रोडक्टिविटी, इसीलिए ट्रॉपिक्स ज्यादा रिच होते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है बेटा, प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइवर्सिटी। क्योंकि ट्रॉपिक्स को इनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलता है, क्यों, क्योंकि वो इक्वेटर के पास होने की वजह से, इसीलिए ट्रॉपिक ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। तो यही सारी लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, व्हाई ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जो हमने एक एक करके पढ़ ली है और समझ ली है, ठीक है। इसके बाद हमने ये तो देख लिया कि कैसे पैटर्न बदलता है जब तुम लैटिट्यूड बदलते रहते हो, कैसे बायोडाइवर्सिटी बदल रही है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, कैसे बायोडाइवर्सिटी में फर्क है अगर कोई कंट्री ट्रॉपिक में है, या अगर कोई कंट्री टेम्परेट में है, या अगर कोई कंट्री पोलर में है, ठीक है। अब हम देखेंगे एरिया का क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ग्राफ है बेटा, दिस इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये एक ज्योग्राफर थे बेटा, ठीक है, जो इकोलॉजी पर स्टडी करते थे। उनको जानना था कि अगर एरिया बढ़ाओगे तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी क्या। तो इन्होंने बोला कि हाँ, एरिया बढ़ाते हो तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बट एक हद तक, क्योंकि जब तुम एरिया बढ़ाते रहोगे तो उसके बाद स्पीशीज रिचनेस कांस्टेंट हो जाती है। ऑब्वियसली बेटा, तुम एरिया बढ़ाते चले जा रहे हो, एक टाइम तक तो तुम्हें नए नए स्पीशीज मिलेंगे, बट तुम बाद में कितना भी एरिया बढ़ा लो तुमको वही स्पीशीज दिखेगा, कोई नया स्पीशीज तो दिखेगा ही नहीं। इसीलिए देखो इन्होंने बोला है कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है जब तक एरिया बढ़ रहा है, बढ़ रही है, बट एक टाइम आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। इस ग्राफ को क्या बोला गया है बेटा, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है बेटा, S इज इक्वल्स टू CAZ, जहां पर S का मतलब होता है स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, C का मतलब होता है Y इंटरसेप्ट, Z का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन या द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, और A का मतलब होता है एरिया। जब इसी इक्वेशन को तुम लॉग में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें इक्वेशन क्या मिलेगी, log S इज इक्वल्स टू log C प्लस log Z log A। तो ये Y इज इक्वल्स टू mx प्लस C जैसा नहीं है, और y इज इक्वल्स टू mx प्लस C मैथ्स में क्या देता है आपको, स्ट्रेट लाइन। तो देखो यू आर गेटिंग द स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन पूछा जाए तो log वाला लिखना, अगर कर्व वाला इक्वेशन पूछा जाए तो S इज इक्वल्स टू CAZ लिखना,
ठीक है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इसी स्पीशीज रिलेशनशिप को लेकर के। वो पैराग्राफ देखो यहां पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, वेयर इज दैट पैराग्राफ? ओके, लेट मी ऐड दैट पैराग्राफ इज नॉट देयर। ओके, एक दो यहाँ ये वाला जो पैराग्राफ है बेटा, ये वही पैराग्राफ है जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ट्रॉपिक्स रिच क्यों होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक तो ग्लेशिएशन वाला था, दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वंस लेस सीजनल होते हैं। जैसे बेटा तुम गोवा चले जाओ, तुमको वहां पर एक ही जैसा वेदर दिखाई देगा, मुंबई चले जाओ एक ही ज्यादा वेदर दिखोगा। तो कोई भी ट्रॉपिकल कंट्री सीजनल इतनी नहीं होती, ऐसा नहीं कि बार बार सीजन चेंज होता रहेगा। टेम्परेट में ऐसा होता है, मान लो कोई स्पीशीज बन रही है, फटाक से सीजन चेंज हुआ, उनका बनना खराब हो गया। ठीक है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होती है और प्रिडिक्टेबल होती है। सच कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट करता है निश स्पेशलाइजेशन, और जिसकी वजह से उनको मिलता है ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। और क्या रीजन था, देखो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी होता है ट्रॉपिक्स में, जिसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी, और हायर प्रोडक्टिविटी होने की वजह से दैट माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू अ ग्रेटर डाइवर्सिटी। तो ये वाला जो पैराग्राफ था ना बेटा कि वाई ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इसके बाद एनसीईआरटी में ये वाला पैराग्राफ दिया है, और इसके बाद एनसीईआरटी में बेटा एक्सप्लेन किया हुआ है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, और जो पैराग्राफ बता रहे हैं वो उसको ऐड कराते हैं, दैट इज नॉट देयर, जस्ट अ सेकेंड बेटा। ओके, तो रीड करते हैं बेटा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। एनसीईआरटी कहती है जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है बेटा कि जो z की वैल्यू होती है उस वैल्यू होती है 0.1 से लेकर के 0.2 तक, और ये वैल्यू बेटा कांस्टेंट ही रहती है, चाहे तुम स्पीशीज कोई भी स्टडी कर रहे हो, चाहे तुम स्पीशीज पढ़ रहे हो बर्ड्स, या तुम स्पीशीज रिचनेस देख रहे हो प्लांट्स का, या तुम स्पीशीज रिचनेस देख रहे हो मोलस्क का। तो तुम चाहे इसका स्पीशीज रिचनेस देखो, इसका स्पीशीज रिचनेस देखो, इसका स्पीशीज रिचनेस देखो, जब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बनाओगे तो इसकी वैल्यू z की 0.1 से 0.2 ही आएगी। एक तो ये बात कही एनसीईआरटी ने कि वैल्यू यही रहेगा चाहे तुम कोई भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप की स्टडी कर रहे हो, या तो तुम किसी एरिया में भी कर रहे हो, चाहे तुम इसको न्यूयॉर्क में स्टडी करो, ब्रिटेन में स्टडी करो, कैलिफोर्निया में देखो, तो भी कोई वैल्यू में फर्क नहीं आएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि वैल्यू इतने ही रहेगी रिगार्डलेस ऑफ एनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, या किसी भी रीजन में पढ़ रहे हो, चाहे तुम प्लांट की स्टडी करो ब्रिटेन में, या तुम बर्ड्स की स्टडी करो कैलिफोर्निया में, या तुम मलस्क का स्पीशीज रिचनेस देखो न्यूयॉर्क में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो स्लोप आएगा, रिग्रेशन कॉफिशिएंट आएगा, वो सब का 0.1 से लेकर के 0.2 ही आएगा। बट अगर तुम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे बहुत बड़े एरिया में, फॉर एग्जाम्पल पूरा का पूरा कोई एक कॉन्टिनेंट में ही तुम कोई स्पीशीज रिचनेस और एरिया को कंपेयर करोगे, तब हो सकता है कि तो तुम्हारा स्लोप है वो बहुत स्टीप हो। स्टीप का मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लो स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई, जैसे कहते हैं ना चढ़ाई बहुत स्टीप है यार, नहीं चढ़ा जा रहा, जब एकदम ऐसे होती है। तो स्टीप का मतलब से आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, तो सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट कौन है, दिस इज द स्टीपेस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर तुम एरिया बढ़ा रहे हो, कॉन्टिनेंट ही तुमने ले लिया, तब उस टाइम पर जो z की वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्लोप आता है वो ज्यादा स्टीप होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, z वैल्यूज 0.6 से 1.2 हो जाती है, जिसकी वजह से z तुम्हारा ज्यादा स्टीपर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूगीवोरस होता है, फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड होता है बेटा, ठीक है, और मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जब कंपेयर किया इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट में, तब जो स्लोप आता है बेटा वो 1.15 का मतलब 0.6 से लेकर के 1.2 के रीजन में लाइव कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है बेटा कि उस एरिया में स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। ठीक है, so that is why you are getting the value of z also higher, and that is why you are getting the steeper slope.
Z का मतलब क्या होता है, स्लोप है वो, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कॉफिशिएंट इट इज। अदरवाइज हम कहते हैं Z का यही होगा, रिगार्डलेस तुम किसी भी स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हो, रिगार्डलेस तुम कहीं भी किसी भी कंट्री में पढ़ रहे हो, बस अगर कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा है तब इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 में के बीच में लाई कर सकती है, और तब उस टाइम पर जो Z है वो तुम्हारा ज्यादा स्टीप हो जाएगा। ओके, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्या मिल रहा है इतनी स्पीशीज डाइवर्सिटी की वजह से। बहुत अलग अलग थ्योरी है बेटा जो बताती है स्पीशीज डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, सबसे पहले आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, जो नंबर ऑफ स्पीशीज है कम्युनिटी में वो रियली मैटर करता है टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, बिकॉज अगर बायोडाइवर्सिटी रिच रहा तो वो रिच बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी के लिए। कहते हैं बेटा जितना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतना इकोसिस्टम हमारा स्टेबल होता है, दूसरा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। अभी आपने देखा कि जहां पर ज्यादा सनलाइट थी वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जगह वहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी पे देखा गया एंट्रोपिक्स, ठीक है। रेजिलियंस मतलब कि वापस से आने की जो पावर है, रिकवरी पावर, वो भी ज्यादा होती है जहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ऑल्टरनेटिव पाथवे, मान लो बेटा कि अगर हमें पता है कि हमारे पास एक ही स्पीशीज है खाने के लिए, ठीक है, और वो स्पीशीज मर गया तो हम भी मर गए ना, लेकिन जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होने की वजह से स्पीशीज के पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ऑल्टरनेटिव पाथवे के लिए। तो अगर एक ही स्पीशीज रहेगा तो उनका भी चांस घट जाता है सर्वाइवल का, तो ज्यादा स्पीशीज बेटर ऑल्टरनेटिव पाथवे, और उतना ही हमारा इकोसिस्टम हेल्दी होता है, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, जो कम्युनिटीज अगर जिनके पास ज्यादा स्पीशीज होता है उनको कहते हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं ऐसे एरिया से जहां पर लेस स्पीशीज है। दो एरिया है बेटा, एक एरिया पे ज्यादा स्पीशीज है, दूसरे एरिया पे कम है। तो ये देखा गया है बेटा कि जिस एरिया में ज्यादा स्पीशीज है वो ज्यादा स्टेबल आते हैं। और एक स्टेबल कम्युनिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक स्टेबल कम्युनिटी वैसी होनी चाहिए बेटा जो ज्यादा वेरिएशन नहीं शो करती। मान लो आपके खेत में एरिया का प्रोडक्टिविटी एक साल 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ गया है, ऐसा नहीं अगले साल 1 आएगा, ऐसा नहीं अगले साल 50 आएगा, अगर ऐसा आ रहा है दैट मीन्स आपका वो वाला जो इकोसिस्टम है वो इतना स्टेबल नहीं है। क्योंकि स्टेबल कम्युनिटी का मतलब है अगर 100 आ रहा है तो हर साल ईयरली 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ही प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, तभी इकोसिस्टम स्टेबल होता है। ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं होना चाहिए ईयरली बेसिस पर। दूसरा, वो रेजिस्टेंट होना चाहिए बेटा टू एकेशनल नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। ऐसा नहीं है बेटा कि आए दिन अगर सूखा पड़ रहा, थोड़ा सा 1-2 दिन बारिश नहीं हुआ तो मर जाए, नहीं, उसको रेजिस्टेंट होना चाहिए कि बारिश नहीं हुआ तो भी मैं झेल पाऊं, ठीक है। और इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। ऐसा नहीं एलियन स्पीशीज आए और उसको उखाड़ के फेंक दें, ठीक है, ऐसा नहीं, हर चीज में उसको रेजिस्टेंट होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी उसकी वेरी नहीं करना चाहिए, तभी हम इकोसिस्टम को, कम्युनिटी को स्टेबल कहते हैं। एक साइंटिस्ट है बेटा डेविड टिलमैन, उन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ये बताने के लिए कि अगर स्पीशीज रिचनेस होती है किसी एरिया में, अगर किसी एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है तो ही तुम्हारा इकोसिस्टम स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें कह दी है, इन बातों को कहने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए गए थे, ठीक है। जैसे देखो इन्होंने क्या लिखा है बेटा कि जो लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बाहर खेतों में, फील्ड में जाकर के, जिन्होंने ये कंफर्म किया कि ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये लिंक हैं टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। इनको पता चला बेटा कि जिस खेत में, जिस जगह पर ज्यादा स्पीशीज था उनमें कम से कम वेरिएशन देखा गया है प्रोडक्टिविटी में। टोटल बायोमास का मतलब प्रोडक्टिविटी, वो ईयरली बेसिस पर इतनी प्रोडक्टिविटी चेंज वेरी नहीं शो करते। और इंक्रीज डाइवर्सिटी पता चलता है कि हायर प्रोडक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जाकर के ये क्लियर होता है बेटा कि जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा वहां पर वो चीज इंपॉर्टेंट है, वहां की प्रोडक्टिविटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, रेजिलियंस के लिए। बातें किसने बताई है? डेविड टिलमैन जी ने। उसके बाद बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होता है इकोसिस्टम हेल्थ के लिए। इसको बताने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया था जिसका नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस।
ये किसने दिया था बेटा? एलरिक जी थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इकोसिस्टम को कंपेयर किया था एयरप्लेन से। जैसे इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पीशीज हैं, एक इकोसिस्टम बहुत सारे स्पीशीज सा बना हुआ है, सिमिलरली एक एयरप्लेन बहुत सारे नट बोल्ट्स का बना हुआ है। नट बोल्ट स्क्रू किया है तभी तो तुम्हारा एयरप्लेन बना है। तो रिवेट्स का मतलब होता है नट बोल्ट, पॉपर का मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब इकोसिस्टम जो बहुत सारे स्पीशीज का बना हुआ है, ठीक है, और एयरप्लेन किसका बना हुआ है? नट बोल्ट, रिवेट्स का। अब बेटा अगर तुम बार बार एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो और उसका एक दो नट बोल्ट ढीला करते जाओ, जिस सीट पे बैठ रहे हो उसका नट बोल्ट ढीला कर दो, सामने तुम्हारे जो लगा हुआ है बास्केट जिसमें सामान रखते हैं उसका नट बोल्ट ढीला कर दो, जहां सामान डालते हो उसका नट बोल्ट ढीला कर लो, एक दो नट बोल्ट तुम यहां से ढीला करोगे तो क्या तुम्हारी एयरप्लेन खराब हो जाएगी? नहीं, नहीं खराब होगी, इतना कोई सिग्निफिकेंस असर नहीं दिखेगा एयरप्लेन पे। बट अगर तुम एक दो नट बोल्ट विंग से लूज कर दो तो तुम्हारी एयरप्लेन ही उल्टी पुल्टी हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, क्रैश हो सकती है। तो सिमिलरली एनसीईआरटी कहती है, ये हाइपोथेसिस कहता है कि अगर एक दो स्पीशीज मामूली वाले अगर डिलीट हो भी जाए तो इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इकोसिस्टम पर नहीं दिखेगा। बट अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, उन स्पीशीज को हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज, जिनका नंबर भले कम होता है बट उनका इम्पैक्ट रोल इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल उसकी तरह कि जो नट बोल्ट विंग्स पर थे उनका नंबर बहुत कम था, जो नट बोल्ट्स अंदर थे सीट पर उनका नट बोल्ट ज्यादा होगा, सीट तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनको तुमने लूज किया तो इतना फर्क नहीं पड़ा। नट बोल्ट्स विंग्स पर बहुत कम थे बट उनके कम होने से ही तुम्हारी एयरप्लेन क्रैश कर सकती है। तो हमारी इकोसिस्टम में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिनका नंबर भले कम होता है, उनका इंपैक्ट इकोसिस्टम पर ज्यादा होता है। अगर तुम इनको डिलीट कर दोगे तो इकोसिस्टम भी डिसबैलेंस हो जाएगी, जस्ट लाइक एयरप्लेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है कीस्टोन स्पीशीज का हमारे इकोसिस्टम में। तो जैसे नट बोल्ट्स जो विंग्स पर थे वो एयरप्लेन को हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उसी प्रकार से हमारे इकोसिस्टम में भी कुछ स्पीशीज हैं बेटा जो इकोसिस्टम को स्टेबल और हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एनसीईआरटी कहती है जो हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ है बेटा प्लैनेट की, वो बहुत तेजी से घट रही है क्योंकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। कंप्लीट डिसअपीयरेंस या एक्सटिंक्शन हो सकता है स्पीशीज का, और जिसकी वजह से उसके साथ पूरा का पूरा उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी चला जाएगा, विलुप्त हो जाएगा इस दुनिया से। बहुत सारे एक्सटिंक्शंस के टाइप होते हैं बेटा। एक नेचुरल एक्सटिंक्शन होता है जो ये कहता है अगर स्पीशीज कोई आया है बेटा तो एक टाइम के बाद वो जाएगा भी। ये वाली एक्सटिंक्शन नेचुरल रेट पर चलती रहती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये तो होगा ही, कोई एक स्पीशीज 1000 साल तक नहीं सर्वाइव करेगा ना, सबका एक अपना लाइफ स्पैन है, सबका अपना टेन्योर है, जब तक जीना है जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, तो ये तो नेचुरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक होती है मास एक्सटिंक्शन, एक का एक गायब हो जाने से। डायनासोर्स, कोई चीज आकर के टकराया, कहते हैं कुछ कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी तो एक का एक सारे के सारे स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। 5 बार ऐसा हुआ है बेटा, 5 एपिसोड्स ऐसे हुए हैं जहां पर माउस में स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इट इज द डाइंग और द एक्सटर्मिनेशन, मतलब एलिमिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ड्यू टू कैटास्ट्रॉफे। कोई मीटेरॉइड आ जाए, कोई ऐसा पार्टिकल टकरा जाए और से, तो ऐसा हो सकता है बेटा, जाहिर सी बात है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड, मतलब 3 बिलियन ईयर पहले, सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, 5 एपिसोड्स मास एक्सटिंक्शन के अभी तक हो चुके हैं। और कहते हैं हम इंसानों की वजह से वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन, क्योंकि हम इतनी तबाही मचा चुके हैं ना बेटा, हमने अपनी मदर नेचर को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है ना कि ऐसा कहते हैं कि अब हमारी वजह से 6th बार मास एक्सटिंक्शन होगा जहां पर मास में स्पीशीज एक्सटिंक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, तीसरा टाइप बेटा हमारी वजह से जो एक्सटिंक्शन होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जहां पे भी लग जाए दैट मीन्स मैन मेड। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं बेटा जिसकी वजह से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? इट इज कॉज्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। बेटा पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए पेड़ कट कर रहे हैं, और पेड़ कट कर रहे हो तो सोचो पेड़ पर रहने वाले कितने सारे स्पीशीज होते हैं, ठीक है। बंदर है, बर्ड्स है, बहुत सारे सांप है, बहुत सारे ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं, उनका तो घर ही उजाड़ दिया ना हमने। घर उजड़ जाएगा तो स्पीशीज कहाँ जाएगा, एक टाइम के बाद वो मर जाता है। ओवर एक्सप्लॉइट करना, ठीक है,
जैसे मरी फिशेस खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक्सप्लॉयट इतना ज़्यादा होता है उसका, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से भी मर जाएंगे वो। हंटिंग, शिकार का शौक होता है लोगों को। और पोल्यूशन, अगर बेटा कोई एरिया ही पोल्यूट हो गया है, मान लो सॉइल ही पोल्यूट हो गया, तो सॉइल में रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, उनका घर था वो तो ये सारे रीजंस की वजह से बेटा हम कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं स्पीशीज के एक्सटिंक्शन, उनके एलिमिनेशन में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बेटा? कॉलोनाइज कर रहे हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड को, क्योंकि हमें नेचर के रास्ते में भी घुसना है, हमें कहीं ना कहीं तो उनके अंदर जाना है, पेड़ को कट कर रहे हैं हम। ठीक है, और जिसकी वजह से बेटा 2000 से ज्यादा नेटिव बर्ड्स अभी तक एलिमिनेट हो चुके हैं। IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग बेटा, IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्होंने एक रेड लिस्ट जारी की। रेड लिस्ट मतलब खतरे की लिस्ट। इस खतरे की लिस्ट में वो सारे के सारे जो स्पीशीज खत्म होने वाले हैं इस दुनिया से, उनके नाम लिखे थे। तो रेड मतलब खतरा। तो इन्होंने एक रेड लिस्ट जारी की थी 2004 में, और उस डॉक्यूमेंट में, उस लिस्ट में एक्सटिंक्शन थे 784 स्पीशीज के, जो लास्ट 500 ईयर में हो चुके हैं। इस लिस्ट में उन 784 स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनके नाम थे, प्लस ऐसे और स्पीशीज थे बेटा जो खतरे की कगार पर हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इस 784 स्पीशीज में 338 वर्टिब्रेट्स थे, 359 इनवर्टिब्रेट्स थे, और 87 प्लांट्स थे दैट हैव बीन एक्सटिंक्ट, दे आर नो मोर। ठीक है, उसके बाद रीसेंट एक्सटिंक्शन जो अभी हुई है बेटा, रिसेंटली डोडो, मॉरिशस की नेटिव बर्ड थी बेटा, उड़ पाती नहीं थी, लोगों ने शिकार किया और वो इतना ओवर हंट की शिकार हो गई, उड़ तो पाती नहीं थी, हंट हो जाती थी, बेचारी मर गई। ठीक है, क्वागा अफ्रीका से विलुप्त हो चुका है, थाईलैंड ऑस्ट्रेलिया से गायब हो चुका है, स्टीलर सी का रशिया से एलिमिनेट हो चुके हैं, और 3 सब स्पीशीज बाली, जावा एंड कैस्पियन टाइगर के हैं, दे आर नो मोर, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे एम्फीबियन के स्पीशीज हैं जो कहा जा रहा है वनरेबल हैं। सबसे ज्यादा खतरा कहते हैं एम्फीबियन की स्पीशीज को है जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर, लाइन पर खड़े हैं। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा कह रहे हैं प्रेजेंटली 15,500 ऐसे स्पीशीज है बेटा जिनको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड जो खतरा फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का। इन 15,500 स्पीशीज में 12% सारे के सारे बर्ड के स्पीशीज हैं, मैमल के 23% हैं, जिम्नोस्पर्म के 31% हैं, और एम्फीबियन के 32% है जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कहा जाता है, ये 6th मास एक्सटिंक्शन करवा के रहेगा, और कहते हैं बेटा आने वाले 100 सालों में ये धरती, कहते तो हैं खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन, क्योंकि नेचुरल चलता ना तो कोई बात नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक की वजह से 100 से 1000 गुना फास्ट रेट पर एक्सटिंक्शन हो रहा है देन दी नेचुरल रेट। ठीक है, अगर बेटा बायोडाइवर्सिटी इसी तरह लॉस होती रही तो उसकी वजह से क्या होगा? हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी होती है तो इकोसिस्टम स्टेबल होता है, प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर वेरी नहीं करती, रेजिस्टेंट पावर, रेजिलियंस पावर ज़्यादा अच्छी होती है। बट अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं रही तो ये तीनों पॉइंट बेकार हो जाएंगी। तो देखो, रिजल्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड टू डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा बेटा? रिड्यूस रेजिस्टेंट एंड रेजिलियंस पावर टू इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस लाइक ड्राउट, फ्लड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंक्रीज वेरिएबिलिटी हो जाएगी बेटा इकोसिस्टम की, लाइक प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर एक जगह का वेरी करने लगेगा, और अगर प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर वेरी एक जगह एक फील्ड का वेरी करने लगता है, दैट मीन्स दैट इकोसिस्टम इज नॉट रिच इन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स वो इतना स्टेबल भी नहीं है। ठीक है, 4 कॉज एनसीईआरटी ने बताए हुए हैं बेटा जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। उनका नाम क्या दिया था बेटा? उनका नाम दिया था एविल क्वाड्रेट। 4 है इसलिए एविल क्वाड्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा हैबिटेट लॉस एंड डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल एड्रेस से तुम किसी का उजाड़ दो, हैबिटेट ही किसी का उजाड़ दो, तो एनसीईआरटी कैसे रहेगा? सॉरी, एनसीईआरटी नहीं, एक ऑर्गेनिज्म कैसे रहेगा? तो सबसे ज्यादा जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, खत्म हो रही है, वो ये है।
ठीक है। अब जैसे बेटा एनसीईआरटी में इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक टाइम पर जो इतने ज़्यादा एरिया में थे, हमने इतना एक्सप्लॉइट किया, इतना पेड़ों को काटा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया ही सिकुड़ करके बहुत कम रह गया है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको हम सबसे बड़ा डाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट कहते हैं, उसके पेड़ों को हम काट रहे हैं, कैटल्स गाय भैंस को चराने के लिए जगह बना रहे हैं, प्लस सोयाबीन को कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इससे नुकसान तो बेटा डाइवर्सिटी का ही हो रहा है ना। जंगलों को काटोगे तो हैबिटेट लॉस होगा, हैबिटेट लॉस होने की वजह से स्पीशीज का घर ही उजड़ जाएगा, स्पीशीज एक टाइम के बाद उजड़ जाएंगे। पॉल्यूशन की वजह से भी बेटा स्पीशीज उस जगह पर रहना प्रेफर नहीं करता, उनका तो हैबिटेट लॉस हो गया। फ्रेगमेंटेशन, इतने बड़े जंगल को टुकड़ों में फ्रेगमेंट कर दे रहे हो, तो जो जानवरों को माइग्रेट करने की आदत है उनका माइग्रेटरी रूट डिस्टर्ब हो गया। तो इन सारे कारणों की वजह से बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी घटती चली जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा था बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे पैसेंजर पिजन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, इसीलिए वो एक्सटिंक्ट हो गई है। मरीन फिशेस का हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वो मरीन फिशेस भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और बेटा एलियन स्पीशीज, जैसे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था ना, पार्थेनियम हमारे यहाँ का थोड़ी था, वीट के साथ, इंपोर्टेड वीट के साथ मिक्स होकर के आ गया था, और आते ही बेटा ऐसी तबाही मचाई कि हमारे यहाँ की नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद इकॉर्निया वाटर हाइसिन, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, इतना सुंदर उसका खूबसूरत फ्लावर होता है, खूबसूरत पौधा होता है, तो खूबसूरती की वजह से आकर्षित तो हम हो गए, उसको अपने इंडिया में तो ले आया, और जैसे ही इंडिया में आया ना बेटा, हमारे ही जैसे एक्वेटिक बॉडी में घुसा, उसने हमारे यहाँ के ही एक्वेटिक प्लांट को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अफ्रीकन कैटफिश हमारे यहाँ आई तो हमारे यहाँ की कैटफिश को उजाड़ दिया। तो जो भी स्पीशीज इंडिया के नहीं है, कहीं दूसरे कंट्री से आए हैं, किसी भी कारणवश वो हमारे ही इंडिया स्पीशीज को एलिमिनेट कर रहे हैं। नेटिव स्पीशीज को एलिमिनेट करने की वजह से इंडिया की बायोडाइवर्सिटी पे असर हो रहा है और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी घट रही है। तो दिस कुड बी द थर्ड रीजन बायोडाइवर्सिटी लॉस का। और फोर्थ होता है बेटा को एक्सटिंक्शन। जैसे म्यूचुअलिज्म में क्या है बेटा, दो स्पीशीज ने जीने मरने की कस्में साथ में खा रखी हैं, जैसे फिग और वास्प, दोनों एक दूसरे का फायदा म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों एक साथ साथ रह रहे हैं। अगर वास्प में बेटा कोई चेंज हो गया इवोल्यूशनरी, तो फिग को भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन, पढ़ाया ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। को एक्सटिंक्शन में क्या होता है बेटा, अगर एक भी स्पीशीज वास्प एक्सटिंक्ट हो गया है तो वास्प भी तो फिग को पॉलिनेट कर रहा था, अब फिग को कोई पॉलिनेट करेगा नहीं, तो फिग भी एक टाइम पे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जो स्पीशीज जीने मरने की कस्में साथ में खा रखे ना म्यूचुअलिज्म वाले, वो सारे के सारे को एक्सटिंक्शन के अंदर आएंगे। अगर कोई एक पैरासाइट है वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, जिसका इसके साथ रिश्ता था वो होस्ट, ठीक है, तो ऐसे जब दो स्पीशीज साथ साथ एक्सटिंक्ट करते हैं उनको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है कि एक के साथ एक फ्री, 1 बाय 1 गेट 1 फ्री है एक्सटिंक्ट में। ठीक है। तो ये 4 रीजन की वजह से बेटा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। आखिरकार कुछ ही स्पीशीज तुम क्यों देखते हो, ब्लू व्हेल, रेड पांडा, जिनके बड़े बड़े साइज हैं, वही तुमने सुना होगा ज्यादातर एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया, कुछ रीजंस होते हैं बेटा जिसको देख करके हम कहते हैं कि वही ज्यादा प्रोन है, ससेप्टेबल है टू एक्सटिंक्शन के। देखो, स्पीशीज मोर ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन हैव फॉलोइंग पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे लार्ज बॉडी साइज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल राइनोसेरॉस और लायन, ठीक है, लेजी होते हैं ये। स्मॉल पॉपुलेशन साइज, देखो वैसे इनकी पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं, बहुत कम रिप्रोडक्टिव रेट होता है इनका। स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट, जैसे फॉर एग्जांपल जायंट पांडा एंड ब्लू व्हेल, तभी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। अपने प्रोडक्शन करें, नंबर बढ़ाएं, बट करते नहीं है। हाई ट्रॉफिक लेवल फूड चेन में, ज़्यादा ऑल्टरनेटिव पाथवे होता नहीं खाने का। उसके बाद एक ही हैबिटेट और एक ही माइग्रेटरी रूट्स होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू व्हेल। आप देखो बंदर एक्सटिंक्ट नहीं होते, कीड़े मकोड़े एक्सटिंक्ट नहीं होते, भर भर के रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा। भागने के भी बड़े सारे तरीके हैं, खाने के लिए भी बहुत सारा कुछ है, रहने के लिए भी बड़े सारे जगह है। इसी वजह से उनको एक्सटिंक्ट होने का कोई खतरा नहीं है। और पॉपुलेशन साइज देख लो कितनी बड़ी है, ठीक है, इसी वजह से उनको इतना खतरा नहीं है। बट जो स्पीशीज ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे, डेफिनेटली उनको खतरा होगा, दे विल बी मोर प्रोन टू द एक्सटिंक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा
कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना ही क्यों चाहिए। 3 रीजन एनसीईआरटी कहती है जिसकी वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। जैसे सबसे पहले है नैरोली यूटिलिटेरियन। हम बहुत सारी सर्विसेज बेटा इकोसिस्टम से लेते हैं इकोनॉमिकली, ठीक है। जैसे बेटा खाना हो गया, फर्नीचर हो गया, लिखना हो गया, फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, ड्रग्स, मेडिसिन हो गया, ये सारी प्लांट से तो आ रही हैं मेजरली, ठीक है। तो देखो फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स बेटा जो करेंटली मार्केट में बिकते हैं उनको कहाँ से लिया गया है, 120 स्पीशीज ऑफ द प्लांट। अबाउट 25,000 स्पीशीज प्लांट कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा ट्रेडिशनल आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा हर्बल ये पूरा का पूरा प्लांट पे ही तो बेस्ड है। तो क्योंकि हम इकोसिस्टम से इतने सारे सर्विसेज ले रहे हैं तो इतना सोचते हुए हमें एटलीस्ट अपने इकोसिस्टम को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी सर्विसेज को हम नैरोली यूटिलिटेरियन कहते हैं। एक होता है ब्रॉडली जिसमें आता है इकोसिस्टम सर्विसेज कि हम नेचर से मुफ्त में बहुत सारे सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन, ये जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो बेटा ये फ्री में ले रहे हो। सोचो इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते वो आपको फ्री में मिल रही है। और फ्री में मिल रही है इसलिए शायद हमें कदर नहीं है, इसलिए हम इस एयर को पल्यूट कर रहे हैं। एटलीस्ट जो हमें जिंदा रख रही है वो सारी सर्विसेज इकोसिस्टम जो हमें प्रोवाइड कर रहा है उसकी तो हमें कदर होनी चाहिए। इस कदर को देखते हुए शायद हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाए रखना चाहिए, उसको पोल्यूशन फ्री रखना चाहिए। फल फूल जो खा रहे हो वो मार्केट से तुम भले खरीद रहे हो बट फल जो बन रहे हैं वो इकोसिस्टम ही बना रहा है अपने आप, पॉलिनेशन वो खुद ही कर रहा है। फ्लड कंट्रोल, सॉइल इरोजन कंट्रोल, ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज को मद्देनजर देखते हुए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, इस वजह से हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना चाहिए ना कि हार्म करना चाहिए। तीसरा होता है एथिकल। एथिकल में तुम्हारे मॉरल वैल्यूज आ जाते हैं। वो ये सिखाते हैं आपको कि इस दुनिया में जो भी स्पीशीज आया है उसको भगवान ने बनाया है। हमारा कोई हक नहीं बनता कि जो स्पीशीज हमें फ़ायदा नहीं दे रही हम उसको उखाड़ करके फेंक दे। तुम्हें शायद फ़ायदा नहीं दे रही डायरेक्टली बट उसका इनडायरेक्ट रोल होगा। अगर कोई एक स्पीशीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है तो उसका अपना इंट्रिंसिक रोल है इस इकोसिस्टम में। तो बाय एनी मीन्स हमें उस स्पीशीज को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये एथिकल रीजन होता है बेटा किसी भी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कंजर्व करने का। जब हमें रीजन पता चल गया है बेटा तो अगला स्टेप होना चाहिए कि अब हम डाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे कैसे, ठीक है। तो 2 अप्रोच होती है बेटा बायोडाइवर्सिटी को बचाने की। एक होती है इन सीटू और एक होती है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब जहां पर है वहीं पर कंजर्व कर लो, ठीक है, ऑन साइट। जैसे शेर जंगल में रहता है तो उस जंगल को ही प्रिजर्व कर लो। अगर जंगल ही प्रिजर्व हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा तो शेर तो अपने आप ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगा। एक्स सीटू का मतलब होता है जहां वो रहता है उससे अलग हट करके। अगर हम उस शेर को निकाल करके जूलॉजिकल पार्क में कंजर्व कर रहे हैं तो वो एक्स सीटू है, क्योंकि जंगल का राजा है, वो जू में रहने के लिए नहीं बना है। बट अगर तुम जू में कर रहे हो तो वो उसकी जगह नहीं है, तुम उसकी जगह के अलावा कर रहे हो तो उसको ऑफ साइट एक्स सीटू कहते हैं। जैसे कोविड के टाइम पर बहुत लोग अपना इलाज घर में ही रह के कर रहे थे जहां वो रहते हैं, दैट वाज ऑन साइट क्वारंटीन। कुछ लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, हॉस्पिटल किसी का घर तो नहीं है तो उसको बोलते हैं ऑफ साइट क्वारंटीन। तो ऑफ साइट एक्स सीटू, ऑन साइट इन सीटू। तो इन सीटू कंजर्वेशन बेटा एम्फसाइज करता है कि तुम पूरा का पूरा इकोसिस्टम बचाओ, और अगर पूरा का पूरा इकोसिस्टम बचाओगे उसमें रहने वाले जानवर, प्लांट सब ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। इन सीटू के अंदर हॉटस्पॉट आता है और प्रोटेक्टेड एरियाज आता है। हॉटस्पॉट क्या होता है बेटा? हॉटस्पॉट रिचेस्ट जगह है जहां पर थ्रेटेंड स्पीशीज को बचा करके रखा जाता है। अब कैसे बनता है ये हॉटस्पॉट? किसी भी एरिया को तुम हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हो बट उस एरिया में कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए। वो क्राइटेरियाज क्या है बेटा? कि वहां पर जो वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब वो एरिया हॉटस्पॉट बन सकता है। दूसरा बेटा वहां पर हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए। एंडेमिज्म का मतलब होता है एक स्पीशीज सिर्फ उसी एरिया में मिले और कहीं और ना मिले। ऐसे स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं और उस फिनोमिना को एंडेमिज्म कहते हैं। अगर किसी एरिया में ऐसा है तो वो भी हॉटस्पॉट बन सकता है। और तीसरा बेटा वहां पर थ्रेट एक्सटिंक्शन का ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई एरिया इन तीनों क्राइटेरिया को मीट कर रहा है
तब तुम उस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर सकते हो। और जैसे ही तुम उस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दोगे तो ऐसा कहा जाता है कि तुम ऑन गोइंग एक्सटिंक्शन को 30% घटा दोगे। शुरुआत में 25 हॉटस्पॉट थे बेटा, अब लेकिन वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट हैं जो वर्ल्ड एरिया लेस देन 2% ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम हॉटस्पॉट को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो ऑन गोइंग जो मास एक्सटिंक्शन चल रही है बेटा वो 30% तक घटा लोगे। 34 हॉटस्पॉट में से 3 हमारे इंडिया में है बेटा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वाला जो रीजन है, इंडो बर्मा और हिमालयन, जिसमें से हिमालयन वाला बेटा रिचेस्ट हॉटस्पॉट होता है। उसके बाद आता है बेटा प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में भी तुम्हारा इन सीटू कंजर्वेशन ही है। जैसे ये देखो, प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाते हैं सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक, बायोस्फीयर रिजर्व्स आ जाता है, और पार्क्स और सेंचुरीज आ जाती हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, नेशनल पार्क। कौन मेंटेन करता है इनको? गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अगर आपसे कोई पूछे नेशनल पार्क में और सेंचुरीज में फ़र्क क्या है बेटा, सेंचुरी सिर्फ एनिमल्स के लिए होती है, नेशनल पार्क दोनों के लिए होता है, फ्लोरा और फाउना दोनों का कंजर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो इट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ बोथ फ्लोरा एंड फाउना। यहाँ पर बेटा किसी भी प्रकार की एक्टिविटी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। तुम ग्रेजिंग वगैरह अपने गाय भैंस को चराने के लिए नहीं ले जा सकते, अपने सब्जियों को किसी चीज़ को कल्टीवेट नहीं कर सकते, पेड़ पुड़ गिर गए हैं उनके टिम्बर को तुम कलेक्ट नहीं कर सकते। देखो ग्रेजिंग, फेलिंग ऑफ ट्रीज, हैबिटेट को मैनिपुलेशन, कल्टिवेशन, किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट। नेशनल पार्क जैसे जिम कॉर्बेट सबसे पहला नेशनल पार्क था हमारे इंडिया का। सेंचुरीज में बेटा ये कुछ ऐसी जगह होती है लैंड की जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट डिस्टर्बेंसेस। यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इक्का दुक्का चीज़ अलाउ कर देती, जैसे पेड़ वेड़ गिर गए हैं तो उनकी लकड़ियों को इकट्ठा कर लो, उनका इस्तेमाल कर सको, तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी यहाँ पर बेटा अलाउड है। फिर तीसरा आता है बेटा बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखो इसमें कोई एक जंगल को तुम बायोस्फीयर रिजर्व अगर बना रहे हो तो उसमें सबसे अंदर वाला जो जोन होता है बेटा, इसको कोर जोन कहते हैं। यहाँ पर किसी का जाना अलाउड नहीं होता, अनडिस्टर्ब जोन होता है, लोग जाएंगे नहीं तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी और इस तरीके से स्पीशीज बचा रह जाएगा। ये वाला जो जोन है बेटा इसको बफर जोन कहते हैं। यहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर इकोसिस्टम इन्वायरमेंट की पढ़ाई कर रहा है तो उसका जाना अलाउड है। और बाहर वाला जोन पे देखो घर घुर बना हुआ है, यहाँ पर ट्राइबल पीपल लोग रहते हैं, यही वाले जोन में ह्यूमन सेटलमेंट अलाउड है। और यही ट्राइबल पीपल इस पूरे के पूरे बायोस्फीयर को देखभाल करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये है बायोस्फीयर। उसके बाद सैक्रेड ग्रूव्स कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो लास्ट रह गए हैं एनिमल्स, अगर ये यहाँ से ख़त्म तो वो परमानेंटली एक्सटिंक्ट कर जाएंगे। वो एरिया कौन से हैं बेटा? खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला, और सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। ये सारे सैक्रेड ग्रूव्स हैं। मेघालय में जो सैक्रेड ग्रूव्स मतलब सैक्रेड फॉरेस्ट हैं वो लास्ट रेफ्यूजीज रह गए हैं बेटा, लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। ठीक है, अगर ये खत्म यहाँ से तो ये परमानेंटली खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से। ठीक है, इनका काम क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का बेटा? कंजर्वेशन है, डेवलपमेंट है, स्टूडेंट्स का जाना अलाउड है, मतलब रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए। XC2 में देखो क्या क्या आ रहा है बेटा। XC2 में तुम्हारा आ जाता है होम गार्डन, तुम्हारे घर में जो गार्डन है, सीड बैंक, जीन बैंक, पॉलन बैंक, जो भी क्रायो प्रिजर्वेशन आता है वो XC2 में आ जाएगा। ठीक है, बोटैनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, आर्बोरेटा में बेटा ये बोटैनिकल गार्डन ही जैसा होता है बट इसमें सिर्फ वुडी ट्रीज ही रखते हैं, वुडी ट्रीज के कलेक्शन को आर्बोरेटा कहते हैं। अपने घर में जो एक्वेरियम है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये सारे XC2 हैं। उसके बाद लास्ट में 2 समिट लिखवाया हुआ है बेटा, एक वर्ल्ड समिट और एक अर्थ समिट। तो अर्थ समिट हुआ था बेटा रियो दी जेनेरियो में, किस ईयर में हुआ था बेटा? 1992 में। ठीक है, इसमें सारे 190 नेशंस को बुलाया गया था और प्लेज दिलवाया गया था कि आइए और प्लेज लीजिए कि आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में वो सारी कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो भी रिसोर्स है उसका सस्टेनेबली यूटिलाइज करोगे जैसे आने वाली जनरेशन को कोई तकलीफ परेशानी ना हो। तो दिस वाज अर्थ समिट।
एक वर्ल्ड समिट भी हुआ था बेटा, ये भी कंजर्वेशन के लिए हुआ था इन द ईयर 2002, और ये हुआ था बेटा जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, अगेन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये था बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड टिल द लास्ट, हमने बायोडाइवर्सिटी को रिवाइज किया है, एक एक चीज़, एक एक हेडिंग एनसीईआरटी की हमने रिवाइज की है। एंड आपको ये हेल्प करेगा जब आपका एग्जाम होगा, तो आपको क्विक रिवीजन के लिए क्या क्या बातें एनसीईआरटी में है पॉइंट टू पॉइंट, आप इसे नोट्स भी बना सकते हो बेटा, और ऐसे ही नोट्स पॉइंट टू पॉइंट ही लिखने हैं जब आपके एग्जाम में पूछा जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बेटा, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।